ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है ना। तो रेस्ट चार्ज हो, अगर चार्ज रुका हुआ हो तो वो अपने आसपास क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर वही चार्ज क्या करने लग जाए, मोशन करने लग जाए, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब हम बेसिक कॉज की बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कैसे होता है ना। या मैग्नेटिक फील्ड कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है या कोई इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जैसे जो हमने उधर चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, बाय नेचर वो किस में होता है, मटेरियल में पहले से एग्जिस्ट होता है ना। ऐसा नहीं कि हमने चार्ज बाहर से लाके बॉडी में डाल दिया हो। तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, पहले से एग्जिस्ट करती है किस में, मटेरियल में, है ना। फिर वही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही है ना, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाय नेचर प्रोड्यूस होता है किससे, चार्ज से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रॉपर्टी है, क्या ये बाहर से प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी ही प्रॉपर्टी है, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हम इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उसको डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो बाय नेचर पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है और उसके बाद हम उसमें और ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने जो है ना मटेरियल को क्या करना है, उसको ब्रेक किया, ब्रेक करते करते वो कहाँ तक पहुँचे, एटम तक पहुँचे। एटम में उन्होंने देखा कि क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। मतलब चार्ज जो है वो पहले से ही किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक, अब ये चार्ज आया कहाँ से, ठीक है, साइंटिस्ट बस इसके ज़्यादा आगे नहीं बता सकते कि चार्ज आया कहाँ से। बस उनको ये पता है, या इतना ही बोल सकते हैं कि वो पहले से मैटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। उससे ज़्यादा हम रिसर्च नहीं कर सकते कि चार्ज आया कहाँ से, कैसे बना। ठीक, बस हम इतना पता कर सकते हैं कि चार्ज पहले से उसके अंदर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब जिसके बारे में हम ज़्यादा इन्वेंट नहीं कर सकते, है ना, उसकी एक लिमिट होती है, वहां तक बस हम ये पता कर पाए कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की पहले से उसमें एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी ही प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, पहले से, है ना, मटेरियल में होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि मटेरियल में पहले से होती है, तो फिर हमको उसका इफेक्ट दिखता क्यों नहीं है। जैसे हम मान लो यहाँ आयरन उठा लेते हैं, आयरन का एक पीस उठा लेते हैं, लोहे का एक टुकड़ा उठा लेते हैं, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्या ये मैग्नेटिज्म बनाएगा, क्या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड जो हर मटेरियल में है ना। ठीक, लेकिन उसका इफेक्ट हमको शो नहीं होता है। ठीक, तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हर मटेरियल में है, तो उसका बेसिक कॉज देख ले। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का या मैग्नेटिक प्रोड्यूस होने का बेसिक कॉज क्या है, मूविंग चार्ज। मतलब जहां चार्ज मोशन कर देगा वहां पर वो क्या बन ही जाएगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन ही जाएगा। अब चार्ज या तो इंडिपेंडेंटली मोशन करे, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है, वो बाहर, है ना, इंडिपेंडेंटली मोशन कर रहा है, एयर में फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये मूविंग चार्ज, ठीक, ये भी क्या बना देगा, ये भी क्या प्रोड्यूस कर देगा अपने आसपास, मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हम कॉस की बात कर रहे हैं। दूसरा कि अगर चार्ज किस में फ्लो करे, हम ऐसा बोल रहे हैं कि कंडक्टर में क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होने का मतलब भी क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर क्या ही मोशन कर रहा होगा, चार्ज। तो चार्ज मतलब चार्ज चाहे इंडिपेंडेंटली, मतलब बाहर अकेले मोशन करे, या फिर वो किसी कंडक्टर के अंदर मोशन करे, ठीक है, तो भी वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। या फिर चार्ज जो है ना, रोटेशन, ये कौन सी मोशन कर रहा है चार्ज, यहाँ पे एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहा है, कौन सी मोशन है ये, उसकी ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि चार्ज अगर कहीं अपनी प्लेस छोड़कर नहीं जाए, वो सिर्फ अपनी ही जगह पे रोटेट करे, है ना, मतलब यहीं पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है या कोई एटम, कोई प्रोटॉन है, ये अपनी ही जगह पर क्या करने लग जाए, अपनी ही एक्सिस पे घूमने लग जाए। मतलब कौन सी मोशन कर दे, रोटेशनल मोशन कर। तो ये रोटेशनल मोशन कर रहा हुआ चार्ज भी, ठीक है, क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। मतलब जहां चार्ज ने मोशन कर दी, जहां चार्ज ने मोशन मोशन में आ गया, ठीक है, भले वो कौन सी भी मोशन हो, ट्रांसलेशनल मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, वो अपने आसपास क्या बना ही देगा,
मैग्नेटिक फील्ड बना ही देगा। तो इस तरह से हमको ये पता है क्योंकि हर मटेरियल में ठीक है एटम्स होते हैं, है ना, मटेरियल एटम से ही मिलके बना होता है और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो मतलब हम सीधे सीधे कहें कि एटम्स या मटेरियल के अंदर चार्ज क्या ही कर रहा है, मोशन कर रहा है। किस तरह की मोशन करता है चार्ज वहां पे, है ना, किस तरह की मोशन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल है, उसको छोड़ दें हम। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक, क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेस्ट में होते हैं, ये हमको एक बात पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कौन कितनी तरह की मोशन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे दो तरह की मोशन कर रहा होता है। दो तरह की कौन सी, एक तो अपने ऑर्बिट पे कौन सी मोशन भी कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट भी होता है ना, जिस तरह से अर्थ की मोशन होती, अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी होती है और सन के अराउंड में क्या भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। मतलब सन अर्थ के पास दो मोशन होती है, सर्कुलर मोशन भी होगी और अपने एक्सिस पर वो क्या भी करती है, रोटेशनल मोशन भी करती है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी मोशन वैसी तरह से होगी, है ना, ठीक। मतलब एटम के अंदर कौन कौन मोशन करता है वो हम देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या भी कर रहा है, रोटेशनल मोशन। तो डेफिनेटली भी जो एटम के अंदर चार्ज क्या ही कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो क्या ही बना देगा वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ही ओरिजिनेट होता है, एटम के अंदर से ही क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। पर हमको दिख उसका इफेक्ट क्यों नहीं दिखता, हर मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर रीजन ये है जो कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो जैसे इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, है ना, कोई एक एटम तो होता नहीं है मटेरियल में, कोई एक एटम तो होता नहीं। तो इस एटम का मैग्नेटिक फील्ड मान लो किसी इस डायरेक्शन में बना, तो कोई दूसरा एटम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बन जाएगा, अपोजिट डायरेक्ट। तो इस तरह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है मटेरियल के अंदर, जीरो हो जाता है, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें। वो हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमको अभी बात क्या समझ में आई कि यहाँ पर जो है ना, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो कहाँ तक पहुंचे हम, एटम के अंदर से ही क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एटम के अंदर कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अभी तो हमको एक ही बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन ही मोशन कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कौन सी मोशन कर रहा है, सर्कुलर और रोटेशनल, ठीक। अब ये जो प्रोटॉन है, सॉरी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन है। क्या न्यूक्लियस रेस्ट में होता है, हम हमको ये तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्या न्यूक्लियस रेस्ट होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस रुका हुआ होता है क्या, कि वो भी मोशन कर रहा होता है। हमने अभी तक ये आपके केमिस्ट्री के इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कितना पढ़ा, ये 12th लेवल पे हमने कितना पढ़ा अभी तक, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, सिर्फ सर्कुलर, और न्यूक्लियस क्या करता है, रेस्ट में होता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस भी जो ये जो पूरा है ना, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये भी मोशन कर रहा होता है, ये रेस्ट में नहीं होता, ये भी खुद क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन बहुत स्लो रोटेट करता है। बहुत स्लो रोटेट करेगा तो हम उसके रोटेशन को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये रुका हुआ है, केवल इलेक्ट्रॉन ही मोशन कर रहे हैं, कौन भी मोशन कर रहा है, न्यूक्लियस भी क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है, धीरे धीरे घूमते रहता है, लेकिन इतना स्लो घूमता है, इतनी कम उसकी रोटेशनल स्पीड होती है कि हम उसके रोटेशन को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। इसलिए जनरली आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस रेस्ट में होता है, लेकिन एक्चुअल वो रेस्ट में नहीं होता। तो मैग्नेटिज्म किससे भी बनता है, यहाँ पर कौन भी बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन मतलब कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन को तो छोड़ दो, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं। तो इसके अंदर न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है, मतलब कौन रोटेट कर रहा है, प्रोटॉन रोटेट कर रहा है। तो प्रोटॉन रोटेट करेगा, न्यूक्लियस रोटेट करेगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण भी बनेगा यहाँ पर, है ना, इसका भी बनेगा। तो तीन रीजन से एटम के अंदर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तीन रीजन कौन से, इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन की रोटेशनल मोशन और न्यूक्लियस की रोटेशनल मोशन। लेकिन न्यूक्लियस की जो रोटेशनल मोशन बहुत स्लो होती है, तो उसका मैग्नेटिज्म लगभग बहुत कम होता है, तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक। तो मेन एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला बचा कौन,
इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर ठीक है, इफेक्टिव मैग्नेटिज्म, जैसे कोई मटेरियल है, जैसे मान लो हमने ये आयरन है, अब ये मैग्नेट बन गया, तो इसमें मैग्नेटिज्म किसकी वजह से आया होगा? इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन की वजह से या रोटेशनल मोशन? तो इलेक्ट्रॉन की रोटेशनल मोशन की वजह से, है ना। वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है। अभी हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसलिए उससे पहले हमने उसका रीजन भी समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहाँ से होता है, या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो भी बाय नेचर मटेरियल के अंदर पहले से क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। किस वजह से एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ड्यू टू द रोटेशनल और सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। ओके, एटम के अंदर अपने आप क्या बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड पे सबका रीजन हुई है। जैसे अभी तक आप क्या जानते हो, है ना, अभी तक हम क्या जानते थे छोटी क्लासेस के बेसिस पर, आप ये जानते होगे कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बनता है ना। हम सोचते हैं कि ये मैग्नेट है और मैग्नेट के आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आया? तो मैग्नेट भी एक मटेरियल ही है, इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म कहाँ से ही आया होगा? इसके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर मैग्नेटिज्म से। तो सीधे सीधे कहें, मैग्नेटिज्म का एक ही कारण है, एक ही रीजन है, क्या है? मूविंग चार्ज। ओके, तो रीजन अराउंड है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज हमारे आसपास हमेशा अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बढ़ेगी, द रीजन अराउंड है मूविंग चार्ज। ठीक है, रीजन अराउंड है मूविंग चार्ज। और क्या भी बोल सकते हैं हम, करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। चार्ज या तो बाहर मोशन कर रहा होगा कंडक्टर से बाहर, या कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर। रीजन अराउंड है मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, इन विच अनदर मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस experiences a magnetic force is called मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सेम वैसी डेफिनेशन जो हम उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की देते थे कि किसी चार्ज के आसपास का एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी डेफिनेशन हम वही दे रहे हैं, किसी मूविंग चार्ज या किसी करंट कैरी कंडक्टर के आसपास का रीजन जिसमें कोई अदर सब्सटेंस किसको एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है ना, कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हमने, इट इज़ ए वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर बी, है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे उधर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो टर्म्स पढ़े हैं, सेम वैसे ही टर्म्स हम इधर अब मैग्नेटिज्म के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, और किससे डिनोट करते हैं हम उसको, वेक्टर बी से। अब इसकी वेक्टर क्वांटिटी बोला है तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, है ना। तो डायरेक्शन जो हम मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देते हैं, है ना, मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन कैसी होती है, एन पोल से एस पोल की ओर। आगे हालांकि और भी रीजन, और भी तरीके होंगे डायरेक्शन बताने के, ठीक है, मोटा मोटा हम ये वाली डायरेक्शन याद रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल, शॉर्ट में हम उसको एन पोल बोलते हैं, एन पोल टू साउथ पोल। ओके, एन पोल से साउथ पोल की ओर आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी यूनिट्स आएगी जो, है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, 3 एसआई यूनिट है। पहली है टेस्ला, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है ना, उसका सिंबल लिखोगे तो क्या लिखोगे, कैपिटल टी। ठीक है, दूसरी यूनिट होती है उसकी, ठीक है, दूसरी एसआई इसकी यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एन ए इंटू
है ना। अब ये यूनिट कहाँ से आई, ठीक है, यूनिट भी जो हम आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे वहां से, ठीक है, बता दूंगा कि कैसे, फिर भी देख लो यहाँ पे यूनिट ठीक कहाँ से बनी है। तो आगे चल के हम लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, है ना। वो यूनिट कहाँ से बनी ये भी बता देता हूँ। टेस्ला तो साइंटिस्ट का नाम है, उसके बेसिस पे रख दी गई है। ये जो यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर टू मीटर। आगे चल के हम लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे इस फॉर्मूले से, है ना। तो साइन थीटा तो छोड़ दो, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। क्या बचा, फोर्स IBL, है ना। यहाँ पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स I इंटू एल, है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, आई की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, और लेंथ है ये एल, उसकी क्या हो गई, मीटर, ठीक है। ऐसे फिर नेक्स्ट इसी तरह से, है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा इधर, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी फॉर्मूला होता है, क्या होगा, बी इंटू ए। जैसे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, है ना, इससे प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इफेक्टिव एरिया। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला और बन गया। मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बाय एस, ओके। तो फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, ठीक है, मतलब इसकी तीसरी यूनिट बता रहा हूँ मैं, क्या यूनिट होगी, वेबर, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये तीन ऐसा यूनिट हो गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। और फिर इसी तरह से जो, और तीनों में जो, तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी मतलब क्या, 1 टेस्ला बराबर होगा 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर टू मीटर के। मतलब इनको हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी नंबर से हमको अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला होगा, ठीक है, नेक्स्ट होते हैं यहाँ पर सीजीएस यूनिट, ओके। तो यहाँ तीन सीजीएस यूनिट इसकी भी पढ़ेंगे हम, है ना। पहली यूनिट हो जाएगी बॉस, ठीक है, और दूसरी सीजीएस यूनिट ऑस्टेड, और तीसरी यूनिट होगी, मतलब ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे रखी है, गॉस, ऑस्टेड, ठीक है। और तीसरी यूनिट होगी, इसी को कन्वर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, है ना। ये न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं सीजीएस में, डायन, एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, एब एम्पियर, मीटर को क्या, सेंटीमीटर, है ना। तो तीसरी यूनिट यहाँ से बन जाएगी उसकी, डायन, एब एम्पियर, है ना। एम्पियर को क्या लिख देंगे सीजीएस में, एब एम्पियर, और मीटर को क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये तीन सीजीएस यूनिट रहेगी, है ना। और मोस्टली हम ज़्यादातर जो इसमें कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, गॉस। सीजीएस में ज़्यादातर कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, गॉस या ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड का भी यूज़ कम होता है, ज़्यादातर गॉस का यूज़ होता है। और इधर ज़्यादातर कौन सी यूनिट यूज़ होती है, टेस्ला और न्यूटन अपॉन एम्पियर टू मीटर, दो यूनिट ज़्यादा यूज़ होती है ना। वेबर अपॉन एम्पियर ये कम यूज़ होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला है इसमें रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। मतलब हमने एसआई यूनिट पढ़ी है, सीजीएस यूनिट पढ़ी है, अब हम इनको कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सी यूनिट बड़ी है, ठीक है, या फिर रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से न्यूटन ये वाली यूनिट ले रहे हैं, 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ओके। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रिलेशन निकालने के लिए। तो न्यूटन को सीजीएस में बदलने के लिए काय में बदलेंगे हम, डायन में। और 1 न्यूटन कितने के बराबर, 1 न्यूटन होता है जो 10⁵ डाइन के बराबर, ओके। और एब एम्पियर है, एम्पियर को काय में कन्वर्ट करना है, एब एम्पियर में। तो ये किसके बराबर होता है, 1/10 एब एम्पियर, ओके। एम्पियर को 1/10 एब एम्पियर लिखेंगे। और फिर क्या है अगला, मीटर को काय में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो ये 100 सेंटीमीटर, 100 को हम 10⁻² सेंटीमीटर लिख रहे हैं, है ना। तो सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन, है ना। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं, 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ओके। कितना आ जाएगा, एक सिंप्लीफाई करोगे तो 10 से ये एक 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये 10 से ये, तो 10 की पावर कितनी बचेगी, 4, 10 की पावर 4
डायन एब एम्पियर इनटू में सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर इसको हम है ना सिंबल में लिख दे रहा हूँ, जब 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, है ना, कितना बचेगा 10⁴। और ये डायन एब एम्पियर इंटू सेंटीमीटर, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, गॉस। मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम किसी को भी किसी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर, डायन एब एम्पियर, इसके बदले क्या आ गया, गॉस। ओके, तो ये होगा ठीक उसमें रिलेशन। मतलब यहाँ पर 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर टू मीटर बड़ी यूनिट है, किससे, सीजीएस यूनिट से, है ना। ठीक, और नेक्स्ट इसी को अगर हम रिवर्स करके लिखे जो इन्वर्ट करके लिखे, मतलब गॉस की वैल्यू के फॉर्म में लिखे, तो 1 गॉस कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा अपॉन में, तो कितना होगा ये 10⁻⁻⁴, और ये अपॉन में आ जाएगा, उसको ऊपर लिखोगे 10⁻⁻⁴ न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये होगा हमारे पास उनमें रिलेशन, ठीक है। और ये याद रखना है हमको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये दोनों, मतलब या तो गॉस के फॉर्म में पूछेगा या इसके फॉर्म में पूछेगा, है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा आप यूनिट से बना लेना। ऐसा यूनिट क्या है उसकी, कोई भी यूनिट ले सकते हो आप, ऐसा यूनिट हम ले रहे हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर से, है ना। अब या तो हम, है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका ये है कि डायरेक्ट अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट पुटअप कर दो, न्यूटन का, फोर्स का, इसका, या फिर उसको काय में कन्वर्ट करो, फंडामेंटल यूनिट में। हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमको अब याद हो गए हैं सबके। तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला, न्यूटन मतलब फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml⁻⁻²। ए एम्पियर के लिए इंडिकेट कर रहा है तो इसका क्या ही रहेगा, ए ही रहेगा, और मीटर लेंथ को इंडिकेट कर रहा है तो एल, ठीक है। कितनी आ जाएगी, सिंप्लीफाई होके डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, एम एल कैंसिल हो जाएगा, उसकी पावर 0 हो जाएगी, हटाई देते उसको, ठीक है ना, और t⁻⁻², a⁻⁻⁻1, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी क्या ही है, ऑब्जेक्टिव बनाता है। तो मतलब हमने ये जो पढ़े हैं, जितनी चीज़ें पढ़ी है ना, ये हमको याद रखना है, यूनिट्स तो रट आनी चाहिए, और इसमें से ऑब्जेक्टिव बनाता है ना। एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएगा, और ये बनाएगा, और इधर से, ठीक है, ये भी, ठीक है। मतलब अगर बहुत इजी ऑब्जेक्टिव उसको देना रहा तो ये बना देता है ऐसे, वैसे हमको बार बार यूज़ करते करते वो याद हो ही जाती है ना। चलिए, टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, जैसे उधर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। मतलब सेम कॉन्सेप्ट है बेटो यहाँ पर वैसे ही, ठीक। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या पढ़ा था हमने, कि कोई मटेरियल या कोई मीडियम, है ना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो मीडियम क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अफेक्ट करता है ना। मतलब क्या कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ चार्ज रखा है, तो चार्ज अपने आसपास मान लेते हैं कि एयर है, इसमें क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर हम इसके पास कोई दूसरा मीडियम, कोई दूसरा मटेरियल रख देते हैं, मतलब आयरन रख देते हैं, है ना, ये कोई दूसरी मेटल रख देते हैं, या ग्लास रख देते हैं, कोई सब्सटेंस रख देते हैं, तो ये मीडियम, ये ग्लास क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, है ना। तो उस मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करने की प्रॉपर्टी या डिक्रीज करने की प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, है ना। सेम ऐसे ही, है ना, मैग्नेटिज्म में भी अगली कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, है ना। लेकिन यहाँ पर इफेक्ट रिवर्स है, ठीक है, उल्टा इफेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। कैसे, तो जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मीडियम क्या करता है, ठीक है, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, ठीक। यहाँ पर इसका अपोजिट इफेक्ट होगा, है ना। मीडियम यहाँ पर क्या करेगा, मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई मैग्नेट है,
है ना, ये मैग्नेट है, ठीक। या फिर हम ऐसे कहें मैग्नेट मान लेते हैं, मैग्नेट अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब हम इसके पास कोई दूसरा मटेरियल ला देते हैं, मतलब कहाँ पे रखा हमने इसको, एयर में और वैक्यूम में, तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसके पास आयरन ला के रख देते हैं, कोई दूसरा मटेरियल ला के रख देते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये आयरन क्या करेगा, उस मैग्नेटिज्म को पहले की रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ा देगा, है ना। अब बढ़ाएगा कैसे, किस वजह से, ठीक, उसको हम और डिस्कस करेंगे आगे जो फिर भी, ठीक। जैसे मान लो कि हमने कोई करंट कैरिंग कॉइल है ना, इस कॉइल में हमने क्या फ्लो की है, करंट फ्लो की, तो ये कॉइल अपने अंदर क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक। बस अभी समझ के चलो कि करंट कॉइल में करंट फ्लो करने पर क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। अब इसके अंदर एयर और वैक्यूम है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसके अंदर एक मेटल का पीस ला के रख देते, मतलब आयरन की एक शाफ्ट ला के रख देते, आयरन का एक सिलेंड्रिकल पीस ला के रख देते, तो अब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वो आयरन की जो हमने मेटेलिक पीस जो रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक। कैसे बढ़ाएगा, किस तरह से बढ़ाएगा, जैसे उधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, क्योंकि मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, किस तरह से रिड्यूस करता है, कॉज भी तो मालूम होना चाहिए, हमने पढ़ा था ना। जैसे यहाँ पर क्या है, ये दो चार्ज प्लेट है, इनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अब अगर हम इनके बीच में क्या ला के रख देते हैं, एक मटेरियल ला के रख देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि मटेरियल या सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको कम कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। कैसे कम करता है वो, कैसे कम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में खुद इलेक्ट्रीफाइड होकर, मतलब इस पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन के कारण, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो खुद चार्ज हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना देगा, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसी तरह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से कम होता है वैसे ही, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने कॉइल की बात की है, इस कॉइल में पहले एयर थी, मैग्नेटिक फील्ड कम था। अब यहाँ पर हमने बोला कि हम एक मेटल का पीस ला के रखें, तो ये मेटल का पीस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, किस तरह से बढ़ाएगा, ऐसा क्या कर देगा वो, तो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर कि हर मटेरियल के अंदर एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल अपना अपना क्या बना रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होते हैं। लेकिन जब इन पे कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो, तो किसी का मैग्नेटिज्म इधर होगा, किसी का मैग्नेटिज्म इधर होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अभी इनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं है। लेकिन अगर ये सारे मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में आ जाए ऐसे, तो फिर इसमें एक डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो सेम जब हम ये आयरन का पीस इसके अंदर रखते हैं, है ना, या कोई मेटल का पीस हम इसके अंदर रख देते हैं, तो उसके अंदर भी ये प्रोसेस होती है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स रोटेट हो जाते हैं, इसको पोलराइजेशन बोला जाता है। और रोटेट होने के बाद वो मटेरियल खुद क्या हो जाएगा, खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा ना, तो वो खुद क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज, खुद उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मतलब मेटल रखने पर या आयरन का पीस रखने पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ गया, तो रीजन क्या है, वो मेटल या आयरन का पीस खुद क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, खुद उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमको यहाँ बात क्या समझ में आई कि मीडियम क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना दोनों पे इफेक्ट अलग अलग है ना। कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, डिक्रीज, है ना, और वही मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जिस वैल्यू से वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उस वैल्यू की मीजर को, है ना, या सपोर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, है ना। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इट इज ए मीजर बाय विच ए मीडियम इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन इट। मतलब ये एक मीजर है, एक माप है, जिसकी हेल्प से मीडियम, जितना कि मीडियम क्या कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, या इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ठीक, टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन को सपोर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, जैसे हम उधर इसको किससे डिनोट करते थे, परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन से, है ना। इसी तरह से
इसको भी किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट और म्यूस। ओके, मतलब अगर एयर और वैक्यूम हो तो उसकी परमिबिलिटी किससे, म्यू नॉट से, और मीडियम हो तो म्यू से। ओके, फिर नेक्स्ट तो यहाँ पर इसकी भी यूनिट आ जाएगी, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ परमिबिलिटी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड यूनिट है यहाँ पर वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ओके, और थर्ड यूनिट है हेनरी पर मीटर। अब ये यूनिट कहाँ से बनी है और हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसे, ठीक है, बस यूनिट याद रखना है, ठीक। और ठीक है, चलिए ना, यूनिट ये वाली याद रख लो, ये यूनिट काय में पूछता है वो ऑब्जेक्टिव में, है ना, मोस्टली देता ही है। यूनिट ऑफ परमिबिलिटी कौन सी वाली याद होनी चाहिए हमको, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगी रिलेटिव एक एग्जांपल लिख देते हैं हम इसका, है ना, परमिबिलिटी का। परमिबिलिटी ऑफ, वही होगा मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। 3 यूनिट है, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, मोस्टली हम ज़्यादा ये वाली यूज़ करेंगे ना। और ठीक है, फिर इसको, ठीक, म्यू नॉट को अगर हम नंबर्स में भी बता सकते हैं, 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, उससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये 4 को किससे 3.14 से, है ना, तो 12.56 कुछ आएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको राउंड उसमें लिखेंगे 1.256 10⁻⁻⁶ न्यूटन अपॉन एम्पियर। इसके ध्यान देना, तो ये -6 है ना, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया अपन ने, वो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, कितना आएगा 12, ये इतना आएगा 12.56 10 की पावर कितना -7, है ना। लेकिन हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका कि आगे वाले नंबर्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे 1.256। तो फिर यहाँ से, है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी -6, ठीक है। ध्यान रखना है ना जब नंबर्स में, वैसे नंबर्स वाली वैल्यू हमको बहुत कम, है ना, याद रखना है, ठीक है। ये कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, तो कौन सी वैल्यू याद रखना है, 4 पाई वाली, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अगर हमको नंबर्स में जरूरत पड़ी तो हम पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एट ए टाइम निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर, है ना, कौन सी ही याद रखो, ये वाली, है ना, ये भी काय में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में देता है जो परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना। जिस तरह से उधर हमने किसकी वैल्यू याद रखी थी, एप्सिलॉन नॉट की ना, है याद, कितनी याद है, क्या पढ़ते थे हम 8.86, है ना, इंटू 10⁻⁻12 ऐसा, फिर उसकी यूनिट आती थी वैसे। तो जिस तरह से हमको ये वैल्यू उस चैप्टर में हमने याद रखी है, रट ली है, वैसे ही अब हमको इधर के लिए कौन सी वैल्यू याद होनी चाहिए, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना, ये रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो ठीक है। ठीक, नेक्स्ट अगला टॉपिक है रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब वही फुल फॉर्म वही रहेगा, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, है ना, हमने शॉर्ट में मैग्नेटिक परमिबिलिटी लिख रहे हैं, बस रिलेटिव लिख रहे हैं, ओके। और रिलेटिव परमिबिलिटी कैसे बनाएंगे हम, जैसे उधर हमने रिलेटिव क्या पढ़ा, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते थे ना हम, तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसे फाइंड करते थे, क्या फॉर्मूला था रिलेटिव परमिटिविटी को हम किससे डिनोट करते थे, के से, है ना, क्या आती थी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब सीधे सीधे कहें रिलेटिव मतलब हम परमिबिलिटी, मीडियम की परमिबिलिटी का कंपेयर किसकी परमिबिलिटी से करें, एयर की परमिबिलिटी से, तो उसको फिर क्या बोला जाता है,
रिलेटिव परमिबिलिटी। किससे कंपेयर करना है हमको मीडियम की परमिबिलिटी का, एयर की परमिबिलिटी से, है ना। तो सेम ऐसे ही बस सेम फॉर्मूले सेम तरीका है, बस वहाँ पे आप परमिटिविटी याद रखते हो, यहाँ पर क्या याद रखना है, परमिबिलिटी। बाकी सेम वही है। यहाँ ये क्या होती थी, एप्सिलॉन क्या होती थी, एप्सिलॉन क्या था, मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, एयर की परमिटिविटी। तो यहाँ पर भी सेम वैसे याद है ना, क्या आएगा यहाँ पर। और उसको हम किससे डिनोट करते थे, कैसे, लेकिन हम उसको के रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा ना बोलते हुए हम उसको क्या वर्ड यूज़ करते थे ज़्यादा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाला वर्ड हम उसको ज़्यादा यूज़ करते थे, है ना। तो फॉर्मूला और ये सब सिमिलर ही है, ठीक। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, यहाँ पर परमिबिलिटी मीडियम की आ जाएगी, अपॉन में परमिबिलिटी किसकी आ जाएगी, एयर। ओके, सेम वैसे ही, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी रहे। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं, तो याद हो गए हैं, तो वो याद है, तो फिर आप उसी के बेसिस पे किसके वाले फॉर्मूले बना सकते हो, मैग्नेटिज्म वाले, तो है ना। इस तरह से ये याद है तो इसके, और इसको फिर किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से, ऐसे। तो फिर ठीक है, डेफिनेशन आप वर्ड में लिख दोगे, मैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ठीक है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, ये परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ओके, और इसको सिंबल में लिख दो, है ना। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, म्यू आर से, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू, और ये म्यू नॉट, ठीक है ये। और इसके बेसिस पे फिर मीडियम की परमिबिलिटी कितनी हो जाएगी, है ना। मतलब अगर हमको किसी मीडियम की परमिबिलिटी निकालना है, ध्यान देना, अभी तक हमने परमिबिलिटी निकालने का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ हमने वैल्यूज पढ़ी है, ठीक है, हमने यूनिट पढ़ी है। परमिबिलिटी का फॉर्मूला कहाँ से बनेगा, यहाँ से, ठीक है। मतलब म्यू की वैल्यू बना दो यहाँ पर, देन क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ठीक है। किसी मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी कितनी होगी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ओके। मतलब म्यू की बात कर रहे हो, म्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, म्यू आर नॉट, म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, म्यू नॉट का, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी हमको क्या बताता है, रिलेटिव परमिबिलिटी, मतलब किसी मीडियम की परमिबिलिटी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, एयर की परमिबिलिटी में किससे मल्टीप्लाई कर दो उसकी, रिलेटिव परमिबिलिटी, है ना। और रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, उसके जैसे एक दो एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पर, एग्जांपल, ठीक है, फॉर आयरन, ठीक है। आयरन के लिए रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है ना, ये होती है 5000 से, सॉरी 5000 से 2 लाख तक, इतनी, है ना। वैसे और भी मटेरियल है, जैसे निकल की भी लिख सकते हैं हम, फॉर निकल, ठीक है, इसकी परमिबिलिटी कितनी होती है, 100 से 600 तक आती है, मतलब थोड़े से वेरिएशन आ सकते हैं वैल्यू में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने वैल्यूज तो लिख दी कि आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी इतनी है, उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, उसका मीनिंग क्या हुआ। रिलेटिव परमिबिलिटी हमको क्या बताती है, जैसे हमने आयरन की परमिबिलिटी लिखी, तो परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी इनटू एयर की परमिबिलिटी सॉरी, है ना। तो हम अगर किसकी बात कर रहे हैं, हमने बोला तो यहाँ पर हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन की परमिबिलिटी कितनी हो जाएगी, आयरन के लिए म्यू आर कितना है, 5000 से लेकर कितना, 2 लाख तक। अब यहाँ पर एक बात और देख ले कि हम उसकी वैल्यू 5000 ले या 2 लाख ले, जैसे हमने एक रेंज लिखी, एक फिक्स वैल्यू नहीं लिखी, हमने रिलेटिव परमिबिलिटी की एक रेंज लिखी है यहाँ पर कि आयरन की परमिबिलिटी 5000 से इतनी होगी, तो फिर उसकी वैल्यू 5,000 होगी या 2 लाख होगी, ये कैसे पता चलेगा, या कौन सी वैल्यू लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आयरन हमने जो लिया है उसकी इम्प्योरिटी
पर डिपेंड करता है, मतलब प्योरिटी और इम्प्योरिटी पे। जैसे अगर हम एग्जैक्ट, ठीक है, कितना प्योर, अगर हम प्योर आयरन लेते, प्योर आयरन मतलब जिसकी प्योरिटी कितनी हो, 99.9% प्योर आयरन हो, ठीक है, तो उसकी परमिबिलिटी कितनी होगी, 2 लाख। और अगर कैसा हो, जनरल आयरन हो जो हम डेली यूज में होता है कहीं पे, है ना, नॉर्मल हो, ज़्यादा प्योर ना हो, सिंपल वाला आयरन जो मिल जाता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5000। मतलब अगर नॉर्मल आयरन अगर हम लेते हैं तो नॉर्मल आयरन की परमिबिलिटी कितनी होगी, 5000। और एकदम प्योर लेते हैं, 100% प्योर तो मिल ही नहीं सकता है, कितना 99 पॉइंट इतना, मतलब इतना होता है, तो उसकी परमिबिलिटी कितनी लेंगे, फिर वैल्यू हम कितनी लेंगे, 2 लाख लेंगे। तो इस तरह से ये, है ना, एक रेंज बताई गई है कि इस इतनी वैल्यू से इतने के बीच। अब इसका मतलब क्या हुआ, परमिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ, तो देखो हमने बोला कि आयरन की परमिबिलिटी 5000 है ना, आयरन की परमिबिलिटी 5000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन की परमिबिलिटी, आयरन की परमिबिलिटी एयर की परमिबिलिटी से कितने टाइम्स ज्यादा है, 5000 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर हमको आयरन की परमिबिलिटी निकालना हो तो क्या करोगे, वैसे मटेरियल तो बहुत सारे कि सबकी परमिबिलिटी अलग अलग निकाल याद करते रहेंगे हम, हमको सबकी परमिबिलिटी अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। हमने किसकी परमिबिलिटी याद रख ली, एयर वैक्यूम की, उसकी परमिबिलिटी में हमको जिस मीडियम की परमिबिलिटी चाहिए होगी उस मीडियम की रिलेटिव परमिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे हमको आयरन की क्या चाहिए थी, परमिबिलिटी चाहिए थी, तो हम आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 5000। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये हम मल्टीप्लाई सब करके आप आंसर निकाल लो इस तरह से। मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी हमको क्या बता रही है, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है, वैल्यू हमने पढ़ ली, फॉर्मूला पढ़ लिया, अब थोड़ा सा उसका फिजिकल जो ऐसे नॉलेज होना चाहिए हमको कि क्या समझते हो आप, उस फिजिकल मीनिंग क्या है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी हमको क्या बताती है कि उस मीडियम की परमिबिलिटी एयर की परमिबिलिटी से कितने टाइम्स ज्यादा है। अगर हमने बोला आयरन के लिए म्यू आर 5000 है, इसका मतलब आयरन की परमिबिलिटी एयर की परमिबिलिटी से कितने टाइम ज्यादा है, 5000 ज्यादा है। और 5000 ज्यादा है, ठीक, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कितने टाइम इंक्रीज करेगा, हमने क्या बोला, मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, एक मेजर है, एक वैल्यू है, जिस वैल्यू से मीडियम क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर हमने आयरन के लिए म्यू आर कहा, आयरन के लिए जो हमने म्यू आर बोला कि कितना है, 5000 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एयर की रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड को कितने टाइम इंक्रीज कर देगा, 5000 टाइम इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा परमिबल मीडियम होगा, जितनी ज्यादा उसकी क्या होगी, परमिबिलिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो कि हमने एक जैसे वही कॉइल वाला एग्जांपल दिया, ये कॉइल है, इस कॉइल में पहले, है ना, इसके अंदर एयर और वैक्यूम है, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, मान लो बी नॉट बोल देते हैं हम। अब हम इस कॉइल के अंदर क्या रख देते हैं, इसी कॉइल के अंदर हम एक आयरन रख देते हैं, आयरन की शॉफ्ट रख देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एयर में कितना था, बी नॉट था, अब हमने आयरन रख दिया है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा मीडियम की प्रेजेंसी में, क्या बी नॉट ही रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, कितना इंक्रीज होगा, एयर में जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, उसका कितने टाइम्स, 5 नहीं, आयरन बोला ना, हाँ आयरन बोला है तो कितने टाइम्स, 5000 टाइम्स। तो अगर एयर में वो इतना मैग्नेटिज्म बन रहा था उसमें, अगर हम उसके अंदर क्या रख देंगे, आयरन का शाफ्ट ला के रख देंगे, और उस आयरन की मैग्नेटिक परमिबिलिटी अगर 5000 होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 5000 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। मतलब ये कॉन्सेप्ट याद रखना आगे, आयरन क्या करता है, आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, इंक्रीज, या उसको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं इंटेंसिफाई करता है, क्या करता है, इंटेंसिफाई। अब सिर्फ आयरन ही नहीं करता है ना, आयरन हो गया, निकिल हो गया और कोबाल्ट, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे आगे, मटेरियल बहुत तरह के होते हैं, है ना, बहुत तरह के मटेरियल हम सुनते हैं, कॉपर हो गया, है ना,
बहुत सारे, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छे, है ना, मटेरियल कौन से हैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के हिसाब से? 3 मटेरियल ज़्यादा सबसे बेटर होता है, कौन कौन से? आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो इस तरह से जनरली अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करना हो तो ज़्यादातर किसका ही यूज़ होता है? आयरन की सॉफ्ट का ही यूज़ होता है। और आयरन भी कैसा लिया जाता है? सॉफ्ट आयरन, ठीक। अब ये सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। और इसमें से ठीक हमको जो जो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, मतलब ये कोई ऐसा डेफिनेशन जैसा नहीं पूछता एग्जाम में, बस इसकी कॉन्सेप्ट, इसका वर्ड मतलब यूज ज़्यादा आता है कि परमिलिटी मीडियम कितनी है, परमिलिटी इतनी है, तो परमिलिटी होती क्या है उसकी हमको कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए ना। इसमें से याद रखने वाली चीज़ें क्या है, ठीक है, बस ये एग्जाम के हिसाब से परमिलिटी ऑफ एयर वैक्यूम ये वैल्यू याद होनी चाहिए, और परमिलिटी की क्या याद होनी चाहिए? ऐसा ही यूनिट। अब यूनिट 3 है ना, पहली वाली यूनिट ही याद रखो, न्यूटन अपॉन एम्पियर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में देता है। और इस पर अगर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाना रहे उसको, है ना, क्या बनाना रहेगा? जैसे हमने उधर भी पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक उसमें भी बनाता था, क्या पढ़ा, मीडियम का क्या पूछता था वो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा, और उसकी क्या पूछता था? परमिटिविटी। इसी तरह से यहाँ पर क्या दे देगा? मीडियम की क्या दे देगा? रिलेटिव परमिलिटी। ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई मीडियम है, उसकी रिलेटिव परमिलिटी 2000 है ना, 2000 है, ठीक। तो 2000, फिर उसका हमको क्या निकालना है? परमिबिलिटी निकालना है। तो क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा वैसे, है ना, लेट देयर मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 2000, या रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज 2000, देन व्हाट इज इट्स परमिबिलिटी। मतलब क्या दिए देगा हमको? रिलेटिव परमिबिलिटी देगा, और क्या पूछेगा? परमिबिलिटी पूछेगा। तो क्या करना है? ये ना, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, बस। तो इस तरह से इस पर एग्जाम्पल बना देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना देगा, है ना। आप यहाँ तो रखी लेवल से क्यों, इसमें कोई खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या दे देगा? इफ म्यू आर कितना है? 2000 है किसी मीडियम का, और उसका हमको क्या पूछ रहा है ना, म्यू फाइंड करना है। तो म्यू कितना हो जाएगा उसका? म्यू का फॉर्मूला म्यू आर इंटू म्यू नॉट, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। म्यू कितना बन जाएगा? 2000, है ना, और म्यू नॉट, हाँ ये कितना? 4 पाई, या न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है तो वाली रख दो, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए 10⁻⁻7 जी, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेना, ठीक। तो ये इस तरह के उस पर क्या भी बना देगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना देगा, ठीक है ना। उसको कंप्लीट कर लेना मल्टीप्लाई करके।